आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। उससे पहले कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। नीति निदेशक तत्व समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू और न्यायालय समिति के अध्यक्ष CH वरदाचार्य थे। लॉर्ड साइमन ने भारत संविधान के बारे में क्या कहा था? तो भारत की संविधान सभा हिंदुओं का संगठन है। यह बात किसने कहा था? लॉर्ड साइमन ने। भारत की संविधान सभा हिंदुओं का संगठन है, किसने कहा था? लॉर्ड साइमन ने। भारत की संविधान सभा एक जाति का संगठन है। भारत की संविधान सभा एक जाति का संगठन है, यह बात किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। भारत की संविधान सभा जाति का संगठन है, बात किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था भारत के संविधान के बारे में? भारत की संविधान सभा ही कांग्रेस है एवं कांग्रेस ही संविधान सभा है, यह बात किसने कही थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब हम शुरू करते हैं भारत संविधान के विशेषता के बारे में कि भारत की संविधान की क्या विशेषता थी। तो भारत के संविधान की विशेषता के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें 34 अनुच्छेद सहित कितने हो गए? 460 से अधिक अनुच्छेद हैं। 12 अनुसूचियां हो गई हैं एवं 34 भाग सहित कुल 25 भाग हैं। उप एवं उपभाग सहित कितने कुल भाग हैं? 25 भाग हो गए हैं इसमें। ठीक है, कितने उपभाग हो गए हैं? 25 उपभाग हो गए हैं भारत के संविधान समिति में। भारतीय संविधान के विस्तृत होने का कारण बात करें तो संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान, तीनों स्तरों की सरकार का उल्लेख इसी में है और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया, इसलिए भारतीय संविधान विस्तृत हो। कठोर एवं लचीलापन होने का मिश्रण। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो तीव्र न तो ब्रिटेन की तरह अधिक लचीली और न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है। ये संविधान देखने को मिलता है कि भारत का जो संविधान है न तो ब्रिटेन की तरह अधिक लचीली है और न ही अमेरिका की तरह अधिक कठोर है। भारत में 3 प्रकार से संविधान संशोधित किए जा सकते हैं। भारत में जो संविधान संशोधन होता है वो कितने तरह से किए जाते हैं? 3 तरह से। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा। यह 3 तरह से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला साधारण बहुमत द्वारा। तो जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किए जाते हैं, जैसे नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा एवं नाम में परिवर्तन, विधान परिषद का गठन व समाप्ति एवं नागरिकता से संबंधित संशोधन किसके अंतर्गत आता है? तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के अंतर्गत आता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन के अंतर्गत क्या आता है? कुल सदस्य की संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व विशेष बहुमत द्वारा संशोधन के अंतर्गत आता है। विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुमोदन वाला संशोधन क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन, 7वीं अनुसूची में संशोधन। ये किसके अंतर्गत आता है? विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों वाले अनुमोदन के अंतर्गत आता है। नोट किया दिया है कि साधारण बहुमत के द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। यानी साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किया जाता है उसको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाग थे जब संविधान का निर्माण हुआ था। वर्तमान समय में 7 भाग दिए गए हैं। वर्तमान समय में कितने भाग हो गए? वर्तमान समय में 25 भाग हो गए, जिसमें से 7वां भाग को निकाल दिया गया। पहले 22 थे, इसमें जोड़ा गया 4A, 9A, 9B और 14A। तो 9B जो है इसमें कॉरपोरेट सोसाइटी से है। 4A जोड़ा गया था भाग में
मौलिक कर्तव्य से है 4A, 9A जो है वो नगरीय निकाय से है, 9B जो है वो कारपोरेट सोसाइटी से है, और 14 जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से है। तो इस तरह से जो 4 भाग जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए, 22 भाग, और 7वां भाग जो था वो समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। ठीक है, ये था 25 भाग। अब हम शुरू करते हैं विशेषता के बारे में। तो भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत एक क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसके बारे में बात करें तो इससे तात्पर्य है कि आंतरिक एवं बाह्य मामलों में बिना किसी दूसरे देश से प्रभावित हुए अपने स्वतंत्रता निर्णय ले सकेंगे। आंतरिक मामले जैसे सामाजिक, आधिकारिक, राजनीतिक एवं धर्मांध, बाह्य मामले जैसे विदेशी नीति, पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, इन सब मुद्दों पर भारत स्वयं अपना फैसला ले सकता है बिना किसी देश के प्रभाव से। तो इस बात को कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। नोट: राष्ट्रमंडल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने में भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दोनों राज्य का हिस्सा है। समाजवादी राज्य की बात करें तो समाजवाद से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधन पर सार्वजनिक स्वामित्व प्लस समाजवाद के 2 प्रकार हैं। क्या नहीं, सार्वजनिक स्वामित्व पहला है। साम्यवादी समाजवाद जो पूर्ण सार्वजनिक नियंत्रण, मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद सार्वजनिक प्लस निजी पर अधिकार जो अस्तित्व होता है। भारत में मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। भारत में किसको अपनाया गया, मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। और साम्यवादी समाजवाद जो पूर्ण सार्वजनिक वितरण देखने को मिलता है वह रूस में मिलता है। 1955 ने कांग्रेस के अवाड़ी सम्मेलन में कांग्रेस को समाजवादी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी कि कांग्रेस को समाजवादी दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई, तो अवाड़ी सम्मेलन में। अवाड़ी सम्मेलन में 1955 में कांग्रेस को, अवाड़ी सम्मेलन में कांग्रेस को साम्राज्यवादी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 1991 के राव मनमोहन मॉडल के पश्चात भारत में समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद पर अधिक जोर दिया जाने लगा। तब वर्तमान में समाजवाद शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है। यानी कि समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद पर अधिक जोर कब देखने को मिलता है, तो 1991 में 1991 में। किसके आधार पे, संविधान संशोधन राव मनमोहन मॉडल पे। पंथ निरपेक्ष राज्य, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का भी वर्णन किया गया है। पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करें तो पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति एक समान नीति को अपनाया जाएगा, न तो किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन और न ही हतोत्साहित। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भारत धर्म का विरोधी होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इससे पहले उसमें किस शब्द का वर्ण था, धर्मनिरपेक्ष का। SR बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य 1944। SR बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान के मूल ढांचे में शामिल माना है। यानी कि पूछ देगा क्वेश्चन कि पंथ निरपेक्ष को संविधान के मूल ढांचे में शामिल माना गया है, तो यह किस वाद में है, तो SR बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 के वाद में है। एकात्मक के साथ संघीय झुकाव, भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं संघात्मक एवं कुछ एकात्मक संविधान की विशेषता देखने को मिलती है। पहला, विषयों का बंटवारा। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा है राज्यसभा का होना। चौथा है लिखित संविधान। अंतर्राज्यीय परिषद में संघात्मक की विशेषता, जब विषयों का झुकाव, आपातकालीन प्रावधान, सशक्त एवं मजबूत केंद्र, एकीकृत न्याय व्यवस्था,
एकीकृत न्याय व्यवस्था एकात्मक है। यानी कि भारत में अगर पूछ देगा कि भारत की जो विशेषता है संविधान की, भारत संविधान की जो विशेषता है वो एकात्मक रूप में किन किन मुद्दों पर देखने को मिलती है, तो जो एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है वह है विषयों का बंटवारा। जैसे विषय बांट दिया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो ये विषयों का बंटवारा किया गया तो ये एकात्मक रूप में देखता है। संविधान की जो सर्वोच्चता है, राज्यसभा का जो होना है जो कभी भंग नहीं होती है, लिखित संविधान है, अंतर्राज्यीय परिषद में संघात्मक की विशेषता है, विषयों का झुकाव है, आपातकालीन प्रभाव, सशक्त एवं मजबूत केंद्र और एकीकृत न्याय व्यवस्था एकात्मक का स्वरूप देखने को मिलता है। अब संविधान में अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि इंडिया दैट इज़ द भारत राज्यों का संघ होगा, एवं संघ के लिए यूनियन शब्द में लिया गया है। ठीक है, यानी भारत में यूनियन शब्द को प्रयोग में लिया गया कि क्या कहा कि राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। साफ साफ क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में संविधान में क्या प्रयोग किया गया, तो भारत राज्यों का संघ होगा और इसके लिए इन्होंने यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। यानी कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को किसकी तरह अपनाया गया है, तो अमेरिका की तरह अपनाया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे इस हेतु प्रावधान किए गए हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कोलोजियम की परामर्श से की जाए। दूसरा, न्यायाधीशों के कार्यों के दौरान उनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाए। चौथा, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बनाई गई है। संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे इस हेतु न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दों का उल्लेख नहीं है, यानी कि भारत के मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दों का उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान के कुछ अनुच्छेद उल्लेखित हैं जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 226, 131, 251 और 254। ये जितने अनुच्छेद हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 अनुच्छेद ऐसे हैं जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? 2 है, 13 है, 32 है, 226 है, 131 है, 252 है और 251 है, 254। ठीक है, यानी 2, 13, 32, 226, 131, 252, 254। आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो भाग 18 में भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 380 में प्रावधान किए गए। भारत में एक सशक्त एक मजबूत केंद्र की स्थापना की है और प्रत्येक राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित हो, इस हेतु आपातकालीन प्रावधान का होना आवश्यक है। बात करेंगे मौलिक, भारत के संविधान में विशेषता में मौलिक अधिकार भी देखने को मिलता है। तो मौलिक अधिकार है किसी भी लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है ताकि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उन्हें अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अतः वर्तमान 6 मौलिक अधिकार हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 के 36 से 51 में है, जो शासन संचालन के संबंध में राज्य को निर्देशित करते हैं, जिसमें लोक कल्याणकारी एवं व्यक्ति की समाधान कर सकें। भारत के प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे तो भारत की जो प्रस्तावना का उल्लेख किया गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया एवं 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
पारित प्रस्ताव करने में कुल 41 दिन लगे थे। पारित उद्देश्य प्रस्तावना ही प्रस्तावना का आधार बना, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना की प्रथम प्रति में हम कहा गया कि हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया, अर्थात संविधान का स्रोत भारत की जनता है एवं संविधान का अंतिम शक्ति भी भारत की जनता में निहित है। अगर राज्य की प्रकृति की बात करें तो प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति बताई गई है कि राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य होगा। राज्य की प्रकृति होगी। नागरिकता के न्याय की बात करें तो नागरिकता के लिए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक होगा और इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तो उल्लेख अनुच्छेद 38 में भी किया गया है। स्वतंत्रता, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो किस आधार पर होगी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 19(1)(a) में देखने को मिलता है। समानता की बात करें तो प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, इसका उल्लेख हमें भाग 3 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 16 में भी वर्णित है। अगर संविधान सभा के प्रस्तावना में वाद की बात करें तो बेरुवारी वाद 1960, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और न ही प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किसी अनुच्छेद की भाषा संदिग्ध लगे तो प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इसके लिए 9वां संविधान संशोधन के अनुसूची 1 में परिवर्तित कर दिया गया। केशवानंद बनाम केरल राज्य, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। 42वें संविधान संशोधन 1946 के 76 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया एवं 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता।